हाय गाइस, वेलकम टू वाइश आई एस। आई एम इशी एंड इस वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर देंगे। पिछले 2 पार्ट आ चुके हैं, मैंने उसमें आपको काफ़ी कुछ समझा दिया था। आपको मैं ना लास्ट में रिवाइज़ करवाऊंगी। अभी चलो पढ़ते हैं टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड के बारे में। तो टीपू सुल्तान की बात करें तो इन्होंने मैसूर पे रूल किया है 1799 तक। 4 वॉर्स भी इन्होंने करे हैं ब्रिटिशर्स के साथ में। कहा जाता है कि जब इनकी डेथ हुई थी तो ये अपने तलवार को अपने हाथ में लेकर ही मरे थे। ओके, क्या चीज़ थी इनके तलवार में, क्या चीज़ थी जो इनके तलवार को इतनी खास बनाती थी? क्योंकि वो वुड स्टील की बनी थी। वुड स्टील उस टाइम पे बहुत ही डेंजरस स्टील हुआ करता था। स्पेशली इनका जो तलवार था ना वो डेंजरस था। ठीक है, स्टील को तो बस एक शेप देना है ना, तो जो उनका जो तलवार वगैरह हुआ करता था ना वो डेंजरस हुआ करता था। बिकॉज उसकी जो एज थी ना वो बहुत ही ज़्यादा वो शार्प हुआ करती थी और वो बहुत ही हार्ड हुआ करता था। इतनी शार्प हुआ करती थी कि जो नाइट जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं ना, जो वो पहना करते हैं सूट वूट, जो भी सूट तो नहीं मतलब वो जो नहीं लोहे का वगैरह पहना करते हैं कि ताकि कोई सामने से अटैक करे तो वो उससे बच सके। ओके, तो ये उसके अंदर भी जा सकती थी। इतनी इनकी इसकी जो एज थी इतनी शार्प वगैरह हुआ करती थी। तो ये किससे बनती थी? ये बनती थी वुड से। WOOTZ, वुड्स। उसके बाद में जैसे ही इनकी डेथ होती है टीपू सुल्तान की 1799 में, ठीक है, 1 साल के बाद एक इंग्लिशमैन आते हैं, फ्रांसिस बुकानन करके आते हैं। वो आते हैं और वो यहाँ पे प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं। टू बी ऑनेस्ट वो घूमने आए होते हैं और उनको पता होता है कि हाँ यहाँ पे कोई टीपू सुल्तान नाम का आदमी था, काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने नाम सुन रखा था उसके टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड वगैरह के बारे में। तो वो आते हैं, अपनी ओपिनियंस वगैरह देते हैं एंड फिर वो लास्ट में ये बताते हैं कि ये जो वुड स्टील है वो कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि आयरन को चारकोल के साथ में मिक्स करके क्ले के पॉट में अंदर रखने से, एक प्रॉपर के मतलब प्रॉपर से हाई टेम्परेचर में क्ले के पॉट में अंदर रखने से ये ऐसा वाला जो आयरन प्रोड्यूस होता है बाहर, उससे हम लोग वुड्स का स्टील बनाते हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने बता रखा था। और मैं जब पढ़ा रही थी आप लोग को स्पिनिंग एंड वीविंग इंडस्ट्री के बारे में तो मैंने ये बताया था कि उसके भी अलग अलग नाम वगैरह दिए जाते थे। चिन्स, सॉरी वो तो क्लोथ का नाम था, मुस्लिन, कैलिको। ठीक है, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिए जाते थे। तो बस यहाँ पे भी ना वुड्स को भी अलग अलग नाम दिए जाते थे। ओके, बेसिकली कन्नड़ में उक्कू कहते थे, तेलुगु में हुक्कू कहते थे, तमिल एंड मलयालम में उरुक्कू कहते थे। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे इंडिया में ही कहा जा रहा है, वहाँ पे इंडिया से बाहर भी कहा जाता था। ओके, इंडियन जो वुड स्टील है इंडिया का, उसने फैसिनेट किया बहुत ही ज़्यादा किसको? यूरोपियन साइंटिस्ट को। अगर आपको पता हो तो एक लेजेंडरी साइंटिस्ट है माइकल फेराडे, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्कवरी इन्होंने कर रखा था। इन्होंने 4 साल लगाए वुड्स की, बेसिकली इंडियन वुड्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करने में। ठीक है, उन्होंने कर भी लिया, अच्छी बात है, कर लिया। ओके, बट हाउएवर आप देखोगे कि उस टाइम पे जब टीपू सुल्तान की डेथ वगैरह होती है उसके बाद में वहाँ पे मैसूर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल आ जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, बंद करो ये सब, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें स्टील वगैरह नहीं बनाना है। बट बेसिकली ना वो लोग अपना वहाँ पे चलाने लगते हैं लोग। तो ये जो सिस्टम है स्टील प्रोड्यूसिंग का वो वहीं पे जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अब वो लोग अपने हाथ में कंट्रोल ले लिए हैं लोग, तो वो लोग क्या ही करेंगे? कुछ था इसमें नहीं, बस टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड के बारे में पढ़ना था। साइंटिस्ट का नाम याद ना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, मतलब माइकल फेराडे इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सभी को पता होगा। साइंस के जो स्टूडेंट रह चुके हैं उनको तो बेसिकली ज़ुबान पे ही नाम होगा इनका। ओके, नेक्स्ट वाले टॉपिक चलते हैं। अब देखते हैं ना जो फर्नेसेस हुआ करते थे वो विलेज में कैसे हुआ करते थे। ओके, अभी भी मैंने बताया कि जो वुड्स का प्रोडक्शन था, जो वुड स्टील था, वो डिक्लाइन हो गया था। डिक्लाइन इन द सेंस कि जैसे ही टीपू सुल्तान की डेथ हुई उसके बाद वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज आ गया। तो उन्होंने सब मना कर दिया कि नहीं, कुछ मत करना, हमें नहीं चाहिए सब, और आप लोग को जो मन में आए वो करो, मतलब हमारे अगेंस्ट मत जाओ, जो हम कह रहे हैं वो करो। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो वुड्स का प्रोडक्शन था, वुड्स स्टील का, वो तो डिक्लाइन हो गया, बट जो स्मेल्टिंग थी ना आयरन ओर की, ठीक है, वो हमेशा से ही चलती आ रही थी उस टाइम पे भी। ठीक है, टीपू सुल्तान की डेथ के बाद में भी। क्योंकि देखो, वुड्स बस उनके स्वॉर्ड में था एंड काफ़ी नॉर्मल 1-2 जगह पे होगा। ओके, लेकिन जो आयरन ओर की जो स्मेल्टिंग थी ना वो रोज़मर्रा की चीज़ों में ही नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में लगती थी। आपको कोई कॉमन चीज़ चाहिए ना, उसमें भी आप देखो, किसी एनिमल की हंटिंग करनी हो, ठीक है, या फिर कहीं से कुछ तोड़ना वोड़ना हो, कुछ भी ऐसा होता था, तो मतलब छोटी छोटी सिली सिली सी चीज़ें थी जहाँ पे ये वेपन्स का यूज़ होता था, तो उसके लिए आयरन को मेल्ट करना ही पड़ता था। आप देखोगे बिहार में, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, और भी बहुत सारे अदर डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्मेल्टर्स वगैरह हुआ करते थे वो स्मेल्टिंग करने का काम किया करते थे। ठीक है, ये कैसे होता था? तो ठीक है, देखो, कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीन्स तो नहीं थी उस टाइम पे।
अगर कोई विलेज में रहता है तो आप लोगों ने देख रखा होगा इस चीज़ को, ठीक है। जो फर्नेसेस हुआ करते थे ना, मतलब बेसिकली ये काम फर्नेसेस में हुआ करता था, जो कि क्ले मीन्स क्ले मतलब मिट्टी वगैरह से, या फिर जो सन ड्राइड ब्रिक्स होते हैं ना, उनसे बने हुए होते थे, ठीक है। बस मैं इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि विलेजेस में क्या हुआ, वुड स्टील मतलब उसका प्रोडक्शन तो ख़त्म हो गया, बट स्टिल आयरन ओर की स्मेल्टिंग हो रही थी। बट आप देखोगे लेट 19th सेंचुरी में जो आयरन स्मेल्टिंग थी ना, वो भी डिक्लाइन में चली गई, जस्ट बिकॉज हमने चैप्टर 4 में हम पढ़ के आए हैं फॉरेस्ट लॉज के बारे में, कि कैसे जो ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते, टिम्बर वगैरह नहीं ले सकते, अब ये फॉरेस्ट हमारा है, हम बस यहाँ से हम ही यूज़ कर सकते हैं। सबसे मेन रीज़न ना उसका यही था कि हमारे आयरन स्मेल्टिंग भी डिक्लाइन हो गई। क्योंकि देखो, अगर आप कुछ भी करोगे, आपको चारकोल वगैरह मतलब कुछ भी आपको बर्न वन करना है, ठीक है, आपको उसके लिए चाहिए वुड, लकड़ी। अगर आपने किसी को फॉरेस्ट में जाने से ही मना कर दिया है, तो वो लकड़ियाँ कहाँ से लेके आएगा, ऊपर से तो लेके आएगा नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली। एंड इन्होंने अपने जितने भी फॉरेस्ट वगैरह हुआ करते थे, उसको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, अब ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, आप यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ पे बस हमारा राइट है। दूसरा मेन रीज़न ये था कि मैंने आई थिंक मैं 5-6 बार मैं बता चुकी हूँ तीनों पार्ट में, कि जो ब्रिटेन से जो चीज़ें यहाँ पे आती थी, यहाँ पे ड्यूटीज़ बहुत ही कम लगती थी, बहुत ही कम चार्जेस हुआ करते थे। बट जो यहाँ से चीज़ें वहाँ पे जाती थी, वो उसके जो ड्यूटीज़ लगते थे ना, वो बहुत ही हाईली इम्पोज किए जाते थे, ठीक है। तो एक ये वाला भी मेन रीज़न था। फिर आप देखोगे उसके बाद जब मैंने पार्ट 2 में करवा रही थी, उसमें भी मैंने बताया था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम ऐसा आया था कि जो ब्रिटेन का जो क्लॉथ वगैरह है, वो यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट में फ्लरिश किया था, ओके। ऐसा कुछ हो रखा था इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के साथ में भी, कि लेट 19th सेंचुरी में जो आयरन और स्टील था ना, वो ब्रिटेन से यहाँ हमारे इंडियन मार्केट्स में आने लगा। तो जो जितने भी लोहार वगैरह हुआ करते थे ना, आयरन स्मिथ्स वगैरह इंडिया में, वो इम्पोर्टेड आयरन को ही यूज़ करने लगे थे अपने यूटेंसिल्स और इम्प्लीमेंट्स को बनाने में, ओके। फिर आप देखोगे अर्ली 20th सेंचुरी में जो आर्टिसंस वगैरह थे, ठीक है, जो आयरन और स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको एक अलग ही लेवल का कंपटीशन मिला। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिटेन वाले थे ना, इन्होंने भी इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया था। आई मीन टू से इम्पोर्ट भी करा, ऑब्वियसली बनाया होगा तभी तो इम्पोर्ट करा होगा। उसके बाद देखते हैं जो ये आयरन एंड स्टील की जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो इंडिया में कैसे आई। देखो, ये ईयर था 1904 का, ठीक है। आपके बुक में अलग ही लेवल का दे रखा है, हॉट मंथ ऑफ अप्रैल, चार्ल्स वेल्ट, ठीक है। मतलब मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, देखो ये 1904 की बात है। दोराबजी टाटा थे एंड अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे चार्ल्स वेल्ट, ठीक है। द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा, ठीक है। उनके बेटे थे दोराबजी टाटा, उनके बड़े बेटे थे, वो छत्तीसगढ़ के आई थिंक किसी फॉरेस्ट में तो नहीं, बट हाँ छत्तीसगढ़ वाले एरिया में वो ट्रैवल कर रहे थे इन द सर्च ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट। उनको ना जानना था कि जो आयरन ओर है ये होता कैसे है और हमें ये मिलेगा कहाँ पे, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे महीने गुजार दिए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, बट उनको कहीं से भी आयरन ओर नहीं मिला, ठीक है। कहीं से भी उनको ऐसा नहीं लगा कि हाँ इंडिया में यहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट का जो मॉडर्न जो आयरन एंड स्टील प्लांट है वो यहाँ पे सेटअप होना चाहिए। तो जो जमशेदजी टाटा थे ना, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो अपना जो उन्होंने जो भी इनकम अर्न करा है अपने लाइफ में, उसका बहुत ही लार्ज पार्ट जो है अपने इनकम का, वो एक बहुत बड़ी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि कहाँ बनेगी, जो कि इंडिया में बनेगी। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग, मतलब वो अगर आपको पता ही नहीं कि आयरन ओर की क्वालिटी क्या है, कहाँ पे आयरन ओर मिल सकता है, कैसे मिलेगा, तो आप कहाँ पे ही जाओगे बनाने, ठीक है। तो वो आए थे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आए थे सर्च करने के लिए कि कैसे आयरन ओर बनता है, कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे उसके डिपॉजिट्स मिलेंगे। बट यहाँ पे वो महीनों महीने तक घूमे, बट उनको कुछ मिला विला है नहीं। उन्होंने ये अच्छा खासा सोच रखा था कि मैंने जो कमाया है उसका मैं अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दूंगा इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनाने में, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जंगलों में ये ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। बहुत सारे घंटों बाद ट्रैवल करने के बाद जो वेल्ड और दोराबजी है ना, वो लोग एक छोटे से विलेज में गए। वहाँ पे बहुत सारे मेंस एंड वेमेंस के ग्रुप्स वगैरह थे, उन्होंने बाल्टियाँ भर भर के वो आयरन ओर लेके जा रहे थे। और वो कौन लोग थे, उनके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है, अगरियाज, AGARIAS, एक टर्म है ये अगरियाज। ये एक कम्युनिटी हुआ करती थी, ठीक है, लोगों की बेसिकली। ऑब्वियसली नाम है तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि एक दो लोग वहाँ पे रहते होंगे, बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो फिर ये कम्युनिटी तो हुआ करती थी ना, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि ये आप लोग कहाँ से लेके आ रहे हो, तो उन्होंने एक हिल के तरफ पे पॉइंट करके दिखाया, एक डिस्टेंस पे एक हिल था, उन्होंने ऐसे पॉइंट करके दिखाया कि हाँ हम लोग वहाँ से लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे ये लोग गए, लोग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों के बीच में से ये लोग गए, लोग उस हिल को एक्सप्लोर करा इन लोगों ने। उसके बाद में
आप देखोगे कि उन्होंने ना फाइनली ये डिसाइड किया कि उनको बनानी कहाँ पे चाहिए आयरन एंड स्टील वाली इंडस्ट्री। ओके, तो उन्हें वहाँ पे उस हिल पे जाके लगा कि हाँ ये तो वही है जो जो हम सोच रहे थे। ठीक है। अम, फिर उसके बाद में, अच्छा उस हिल का नाम क्या था? राजहरा हिल्स। ठीक है, राजहरा हिल्स उसका नाम था, क्योंकि आज भी आप देखोगे ना वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर मिलते हैं वहाँ पे, पूरे दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर। ठीक है, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये था कि वो जो रीजन था ना कम्प्लीटली वो ड्राई था और वाटर था नहीं। और क्योंकि वाटर जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए, तो वाटर उसके आसपास उनको कहीं दिखा नहीं। तो जो अगरियाज जो लोग हुआ करते थे ना, वो उन्होंने वाटर की भी वहाँ पे मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारी हेल्प करी। तो बहुत ही बाद में आप देखोगे कि वहाँ पे एक स्टील प्लांट सेटअप हुआ जिसको कहा गया भिलाई स्टील प्लांट। ओके, फिर उसके कुछ सालों के बाद में जो फॉरेस्ट वगैरह था ना उसको उसको वहाँ से क्लियर करा गया। ठीक है, फिर वहाँ पे एक और फैक्ट्री सेटअप करी गई। आपने सब लोगों ने उस फैक्ट्री का नाम सुना होगा, जमशेदपुर में, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, TISCO। ठीक है, एंड ये इसने स्टील प्रोड्यूस करना शुरू किया कब? 1912 में। ओके, अच्छा ये ना बहुत ही अच्छे वाले टाइम पे ये ओपन हुआ था। ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना, ये जो भी इंडस्ट्री है ये बहुत ही अच्छे खासे टाइम पे ये ओपन हुआ था। वो इसलिए क्योंकि ना देखो, ब्रिटेन में चल रहा था ना World War I, नहीं ब्रिटेन में नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वेपन्स वगैरह चाहिए थे ब्रिटेन को भी, और जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं World War I में उन्हें भी चाहिए थे। ओके, तो वहाँ पे ना स्लोली स्लोली क्या हुआ, ब्रिटेन में ना डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि वो ना एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करोगे तो वो रिसोर्सेज कम होने लगेंगे, और अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो आप कहाँ जाओगे? आप तो देखोगे कि हाँ मतलब कोई मिल जाए हमें जो सब कुछ दे दे। तो उस टाइम पे इंडिया में थी क्या? टिस्को, TISCO। तो इन्होंने कहा कि ठीक है चलो कोई नहीं, यहाँ से भी हम प्रोड्यूस करवाएंगे। तो उसके बाद में ना इन्होंने, जब वर्ल्ड वॉर का दी एंड होने लगा उस टाइम पर हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे इन लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। ओके, अच्छा एक और चीज़, इन लोगों ने ये यकीन नहीं हो रहा था कि अच्छा इंडिया में भी इतनी बेटर क्वालिटी की जो आयरन एंड स्टील वगैरह होती है वो हमसे हो सकती है क्या। मतलब इन लोग को अभी भी समझ में नहीं आया था कि जो हमारे क्लोथ्स वगैरह थे जब हम हाथ से बनाते थे तब भी वो डोमिनेट कर रहे थे, और जब वो उनके जब मशीन्स आए ना तब भी वो लोग अपने मशीनरी को छोड़ करके हमारे वाले से प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे थे। बट उनको तभी भी समझ में नहीं आया कि हाँ इंडियंस बेटर हो सकते हैं उनसे। क्या ही दिमाग था उन लोग का, आई डोंट नो। अच्छा तो ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो या फिर कॉटन टेक्सटाइल्स का एक्सपेंशन हो या फिर कुछ भी हो, हमारी प्रोग्रेस तभी हो रही थी जब ये ब्रिटेन वाले ना थोड़ा सा, कह लो अगर मैं इसको अच्छे वाले वर्ड में बोलूँ तो इंडिया का डिक्लाइन तभी हुआ जब ब्रिटेन का थोड़ा सा वो प्रोग्रेस हुआ, या फिर ऐसे बोल लो इंडिया प्रोग्रेस तभी किया जब ब्रिटेन का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो। ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हो रखा था, उसके बाद भी ये चलता रहा। फिर उसके बाद में इन लोगों ने हमारे इंडस्ट्रीज़ जो थी उन पर ध्यान देना शुरू करा। जैसे ही नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप हुआ और जो इंडस्ट्रियल क्लास थे ना वो स्ट्रॉन्गर होते चले गए, तो उनकी ना एक डिमांड थी। जब नेशनलिस्ट मूवमेंट आया तो ऐसा तो है नहीं ना कि सारे लोग झंडा लेके खड़े हो गए, बोले नहीं कि हमें आज़ादी दो। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो अपना काम करना ज़्यादा प्रेफर करते थे। बेसिकली वो थे हमारे नेशनलिस्ट के सपोर्ट में थे। बट जैसे कि अभी मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल क्लास की, तो उस टाइम पे ये था कि देखो इन लोगों का ना एक सिंपल सा मतलब होता है, सिंपल सा आइडियोलॉजी होता है इनका कि हमें शांति से काम करने दो। ठीक है, बेसिकली अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है तो आपको शांति चाहिए ही चाहिए होगी। तो इनका ये कहना था ना कि ठीक है आप लोगों को जो करना है करो, हम आपके सपोर्ट में हैं, हमें हमारा काम करने दो। तो उस टाइम पे इन लोग के सामने ना एक प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग उस टाइम पे इन द सेंस कि जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तब उस टाइम पे जब नेशनल मूवमेंट आएगा ना उस टाइम पे, ठीक है, तो इन लोगों के सामने ना एक प्रॉब्लम ये थी कि वो ब्रिटेन का साथ दें या इंडियंस का साथ दें। क्योंकि देखो फ्रीडम ये भी चाहते थे, ठीक है, लेकिन इनको सपोर्ट कर कौन रहा था? ब्रिटेन की गवर्नमेंट। ओके, तो इन्होंने ना बहुत ही मिडिल पाथ निकाला। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मतलब इन्होंने ना बैक एंड से हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स को भी सपोर्ट करा एंड सामने से ये अंग्रेज़ों से भी बातचीत कर रहे थे। तो इन्होंने बहुत ही अपना शार्प माइंड यूज़ करते हुए ना सब चीज़ें इन्होंने हैंडल कर लिया। उसके बाद में डेवलपमेंट वगैरह हुई, आप आगे पढ़ोगे इस बारे में। बेसिकली इस चैप्टर में कुछ था नहीं, मैंने अगर मैं स्टार्टिंग से इसका रिकैप करवाऊँ तो हमने बस अभी तक इतना पढ़ा है कि हम हमारी इंडियन टेक्सटाइल, पहले हम लोगों ने पढ़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। ओके, हमने पहले ये जाना कि जो वर्ल्ड मार्केट में हमारी इंडियन टेक्सटाइल की क्या प्लेस हुआ करती थी। उसके बाद हमने जाना कि यूरोपियन मार्केट में हमारी इंडियन टेक्सटाइल की क्या क्या प्लेस वगैरह हुआ करती थी। फिर उसके बाद में इंडियन इंडस्ट्री डिक्लाइन कैसे हुई, ठीक है, स्पिनिंग जेनी और व्हाट वाज दैट, एक और था आई थिंक
स्टीम इंजन या स्टीम इंजन एंड स्पिनिंग जेनी का क्या रोल रहा है हमारे इंडियन टेक्सटाइल के डिक्लाइन में, या फिर क्या रोल रहा है जिससे कि यूरोपियन टेक्सटाइल था वो प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस थे ना उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कभी क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, बट डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तो हम लोगों ने जस्ट बेसिक्स जाना है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ वीवर्स की कम्युनिटी वगैरह थी, हम लोगों ने उन कम्युनिटी को भी जाना। देन हमने पढ़ा कि डिक्लाइन के बाद भी कैसे हमारे कॉटन मिल्स नए नए सेटअप होना स्टार्ट हुए। उसके बाद में हमने टीपू सुल्तान के अच्छा ठीक है, यहाँ तक जब डिक्लाइन के बाद हमारे कॉटन मिल्स वगैरह सेटअप हुए वहाँ तक हमारी स्पिनिंग एंड वीविंग इंडस्ट्री खत्म हो गई। उसके बाद हमने कुछ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में जाना, ठीक है। उसमें हमने एग्जांपल देखा था टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड का। उसके बाद हमने कुछ देखा था विलेजेस में कैसे ये लोग प्रोग्रेस किया करते थे, प्रोग्रेस इन द सेंस कि आयरन की स्मेल्टिंग वगैरह कैसे हुआ करती थी विलेजेस में। उसके बाद हमने देखा कि आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज इंडिया में कब से आना स्टार्ट हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है। मैंने अभी भी बताया जमशेदजी टाटा करके, इनकी मैंने अच्छा खासा स्टोरी सुना दी। ओके, ये एंड या यहाँ पे चैप्टर का दी एंड हो गया। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर था बट स्टिल कोई बात नहीं, 2-3 बार वीडियो देखना, एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, समझ में आ जाएगा, था कुछ नहीं इसमें वैसे। ओके एंड गाइस लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन। ये रही टीपू सुल्तान की तलवार, ये देखो इस पे जो डिज़ाइंस बने हैं ना उसको वाटर फ्लो डिज़ाइंस कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो देखो डिज़ाइंस इसमें दिख रहे हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि इसको मतलब नाम है उस डिज़ाइन का वाटर फ्लो डिज़ाइंस। ओके, ऐसा भी इनके तलवार पे हो रखा था। देन अ लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन गाइस, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रेपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, 2040 में देना है और अभी देना है 2023 में, जस्ट आप सर को एक बार कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। ट्रस्ट में पर्सनल मेंटरशिप ही दी जाती है, यहाँ पे कोई ग्रुप्स वगैरह नहीं बने हुए हैं। ओके सो यहाँ पे वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे अहेड, टेक केयर, बाय।